हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। मेंस का प्रिपरेशन भी आप सब अच्छे से कर रहे होंगे। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, हमारे इंडिया में वी हैव अ जस्टिस सिस्टम। जस्टिस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई जहाँ पे आपको न्याय मिलता है। तो न्याय तो हमने कहा था कि दो तरह के रॉन्ग होते हैं, एक आपके प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं, एक आपके पब्लिक रॉन्ग होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। जो प्राइवेट रॉन्ग है उनको हम क्या कहते हैं? सिविल केसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल जस्टिस सिस्टम। सिविल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में अपराध होते हैं और इन्हीं के लिए रेमेडी और रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। बट जो पब्लिक रॉन्ग है, दीज आर द क्रिमिनल इन नेचर, और इसलिए इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है। एंड दिस इज ऑफेंस अगेंस्ट दी सोसाइटी। अब किसी ने थेफ्ट कर दी तो सोसाइटी में एक चोर घूम रहा है, तो ये क्या है? ये पब्लिक के अगेंस्ट रॉन्ग है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन अगर किसी ने प्रॉपर्टी के पोजेशन को लेके किसी को डिस्पोजेस कर रखा है तो ये उन दोनों का आपस का झगड़ा हो सकता है। वहाँ एक इंडिविजुअल राइट की बात होती है। अब सिविल जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होगा कि आप कोर्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में आप लेकर जाते हैं अपना मुकदमा, यानी कि योर केस। क्या कहते हैं उसे? केस। अब मान लीजिए किस कोर्ट में आपको जाना है। आप कोर्ट C1 में जा सकते हैं, C2 में जा सकते हैं, C3 में जा सकते हैं। आपको जाना है, एक वर्ड यूज होता है ज्यूरिसडिक्शन। क्या वर्ड यूज होता है? ज्यूरिसडिक्शन। हर कोर्ट का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, क्षेत्राधिकार होता है। ज्यूरिसडिक्शन आपका देखिए कैसे कैसे हो सकता है। ये सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, ये टेरिटोरियल हो सकता है, ये आपका पेक्यूनरी होता है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी होता है और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी होता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं सिर्फ इन तीन के ऊपर। कोई भी केस जाने से पहले आपको उसका ज्यूरिसडिक्शन देखना होता है। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसे केसेस हैं, जैसे आप सीपीसी में जब आप पढ़ते हैं सिविल केसेस, जब आप सीपीसी की बात करेंगे तो आप आते हैं सेक्शन 15 में। सीपीसी पे पहले हम सिविल और क्रिमिनल दोनों की बात करेंगे। तो सीपीसी का सेक्शन 15 कहता है कि लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट में आना है। 16 कहता है जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। 17 कहता है कि जहाँ 2 से ज़्यादा कोर्ट्स में, यानी कि जहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, अलग अलग कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बनता है। आप C1 में भी केस लेके जा सकते थे, C2 में भी, C3 में भी। अभी प्लेंटिफ ले गया C1 में, आप डिफेंडेंट हो, आप चाहते हो कि नाजी केस को ट्रांसफर कर दिया जाए C3 में, तो इट मीन्स यू मस्ट हैव अ राइट द फेयर ट्रायल एट योर ओन चॉइस। लेकिन आपकी चॉइस ऐसा नहीं कि जो आप बोलो कि दिल्ली में कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ तो मेरा चेन्नई में केस लड़ो, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन है, जो कंपिटेंट कोर्ट है, वहाँ पे सेम चीज़ आपकी क्रिमिनल केस में भी आती है। जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सीआरपीसी के अंदर 406 से लेकर के 412 तक ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस का अलग एक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 31, जहाँ पे कोर्ट्स की पावर बताई गई है कि कब ट्रांसफर होगा, किसकी एप्लीकेशन पे ट्रांसफर होगा। हालांकि सीआरपीसी में ये चर्चा यही नहीं है। देखिए, जब आप इंडेक्स बेस्ड किसी एक्ट को याद करते हैं तो इंडेक्स बेस्ड में आपको लगता है कि ट्रांसफ़र की बात सिर्फ चैप्टर 31 में की गई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप 191 पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ट्रांसफ़र ऑफ सूट की बात मिलेगी एक्यूज की एप्लीकेशन पे, जब केस सुओ मोटो लिया गया हो, तो वहाँ उस प्रोविज़न को भी इसके साथ मिला के हमको पढ़ना है। सो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस सीपीसी में कैसे होंगे, आपके सीआरपीसी में कैसे होंगे, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए, सीपीसी हो या सीआरपीसी हो, दोनों ही केसेस में केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर सीआरपीसी की हम बात करें तो चैप्टर 31 डील करता है फ्रॉम सेक्शन 406 टू 412। अगर मैं सीपीसी की बात करूँ, सिविल केस में ट्रांसफ़र कैसे होता है, सिविल केस में देखिए सेक्शन 22 से लेकर के 25 तक बताया गया है। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहले हम चलते हैं हमारी सीपीसी पे। बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। बेयर एक्ट खोल लीजिए, हाइलाइटर, नोटपैड और पेन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी लीगल एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, ये चीज़ें वो साथ में लेकर जरूर बैठे होंगे। अब सीपीसी पे आ जाते हैं हम। सीपीसी में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एक बेसिक आपने देख लिया था कि सेक्शन 9 आपको क्या कहता है कि कोर्ट टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, भाई करना है। 10 में आपने डॉक्टर रेस सब जुडाइस देख लिया था, ठीक है। स्टे ऑफ सूट सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा देख लिया था। 12 में बार टू फर्दर सूट के प्रोविजंस दिए गए थे। 13 और 14 में फॉरेन जजमेंट की बात की गई है। ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये मुकदमे आएंगे कहाँ पे, सूट आएंगे कहाँ पे, उसके लिए 15 से लेकर के 20 तक बात की गई है। 15 या जनरल रूल की बात करता है। 16 से 18 आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। 19 मूवेबल प्रॉपर्टी, और जो केस इसमें कवर नहीं होते वो 20 में कवर हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि भाई जब मान लीजिए जहां पे केस 2 से ज़्यादा कोर्ट में चला जाता है तो उस केस में क्या होगा। मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ का केस हो गया है। हस्बैंड ने C1 में केस कर दिया, वाइफ ने C2 कोर्ट में केस कर दिया। अब केस कहाँ ट्रांसफर होगा, ये सब बातें यहाँ बताई गई है। इनको हम समझते हैं। सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 25 तक। पहले एग्जाम बेस्ड में MCQ इंपॉर्टेंट यहाँ पहले ही मार्क कर देता हूँ आपका। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे सेक्शन 24 है, जो बात करता है जर्नल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और सेक्शन 25 कहता है सुप्रीम कोर्ट की पावर टू ट्रांसफर दी सूट। ये सेम चीजें कहां पढ़ते हैं हम, CRPC में जब पढ़ेंगे तो 406 बात करेगा सुप्रीम कोर्ट की पावर, 407 बात करेगा हाई कोर्ट की, और 408 करेगा कोर्ट ऑफ सेशन की। यहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ही सेक्शन में दिए गए हैं 24 में। वहाँ ये चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, 407 और 408 में हो जाती है। बिल्कुल हायरार्की में है कि ऊपर से नीचे की तरफ। अब 22 ये कहता है कि पावर टू ट्रांसफर द सूट विच में इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। किन केसेस में मोर देन वन कोर्ट होता है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं सेक्शन 22 को यहाँ पे डील कर रहा हूँ, सेक्शन 17 पे आइए। इससे पहले ओपन योर बेयर एक्ट एंड प्लीज कम टू सेक्शन 17। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। भाई जहाँ पे आपको रिलीफ ऐसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में चाहिए जो एक या एक से अधिक कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। इन सब कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में आते, कॉमन है प्रॉपर्टी ऐसे, तो आप उनमें से किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। ये आपका सेक्शन 17 कहता है कि जिसकी भी लोकल लिमिट के ज्यूरिसडिक्शन में वो आता है वहां आप जा सकते हो। ठीक है भाई। अब जाने के बाद उस केस को ट्रांसफर कराना है तो कैसे कराएंगे, फिर आइए आप सेक्शन 22 पे। जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है इन एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट्स के आपका ऑप्शन है और आप किसी एक कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है डिफेंडेंट। ये याद रखना है कि हु कैन आस्क फॉर द ट्रांसफर। भाई प्लेंटिफ तो लेकर ही आया है, मेरे शब्दों में ध्यान दीजिएगा। भाई आपके पास C1, C2, C3 और C4 4 कोर्ट के ऑप्शन थे। आप कौन हो, प्लेंटिफ हो। आप आगे जी में से C2, 2 मेरा लक्की नंबर है, मैं C2 कोर्ट में आ जाता हूं। तो अब ट्रांसफर की बात कौन करेगा, अरे आप तो खुद ही लाए, आप थोड़ी करोगे, आप तो पहले ही लेके आ गए हो, तो आप यहां पे करेगा डिफेंडेंट। सो सेक्शन 22 का पहला कीवर्ड है द डिफेंडेंट विल अप्लाई। कौन अप्लाई करेगा, डिफेंडेंट करेगा। आफ्टर नोटिस टू अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को नोटिस देगा, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी देगा, बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज देगा, ठीक है, तो वहां पे उस केस को ट्रांसफर कराया जा सकता है किसी दूसरे कंपिटेंट कोर्ट में, ठीक है। अब 23 क्या कहता है यहाँ पे, सेक्शन 23 ऑफ CPC, हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं
कि कौन से भी 22 में आपने कहा कि 22 में कि ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कौन कराएगा? डिफेंडेंट कराएगा। डिफेंडेंट क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा। अब एप्लीकेशन देगा तो कहाँ देगा? वेयर टू गिव द एप्लीकेशन, ये बात आपको सेक्शन 23 बताएगा। जहाँ पे ज़्यादा कोर्ट है और वो सेम अपीलेट कोर्ट के अंडर आते हैं, किसके अंडर आते हैं? देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें, सेम अपीलेट कोर्ट। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप सोनीपत से बिलोंग करते हैं। सोनीपत क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है। अब वहाँ पे एक सिटी पड़ती है छोटी सी, गोहाना, ठीक है, और एक पड़ती है गन्नौर। ये दोनों ही यहाँ पे आपके लोअर कोर्ट्स है। अब इसका भी अपीलेट कोर्ट सोनीपत है और इसका भी अपीलेट कोर्ट सोनीपत है। अगर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कराना है तो एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? फर्स्ट सेम अपीलेट कोर्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए वो क्या है? अपीलेट कोर्ट अलग है। अपीलेट कोर्ट अलग है, यहाँ पे ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, DC1 और DC2 है। इन दैट केस अगर ये दोनों अपीलेट कोर्ट सेम हाई कोर्ट के अंडर है, किसके? सेम हाई कोर्ट के अंडर है, तो भाई उस हाई कोर्ट में लगेगी। अब मान लीजिए हाई कोर्ट भी अलग है, HC1 और HC2 हाई कोर्ट भी अलग है, यानी कि स्टेट ही अलग हो गए। जब हाई कोर्ट अलग है तो हाई कोर्ट अलग है तो वहाँ पे वो भी अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे किस में लगेगी एप्लीकेशन? उस हाई कोर्ट में लगेगी जिसके जुरिस्डिक्शन में मुकदमा पहले लाया गया है, ठीक है, जिसमें पहले आ गया है उस हाई कोर्ट में लगेगी। ये आपका सेक्शन 22 कहता है, 23 कहता है, सॉरी 23 आपको क्लियर हो गया। 22 ने कहा ट्रांसफर कर सकते हैं, 23 बताता है कि एप्लीकेशन कहाँ लगेगी। अब 24 आपको बता रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर टू ट्रांसफर एंड विड्रॉल ऑफ द सूट। देखिए जब कभी भी हाई कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है, और एक चीज़ बता दूं आपको 23 में कि ये डिफेंडेंट कर सकता है, लेकिन आफ्टर नोटिस टू अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को नोटिस देना यहाँ कंपलसरी है। ये कीवर्ड याद रखिएगा, एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू अदर पार्टी और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ये एप्लीकेशन दे सकता है। मेंस में अगर इससे कुछ भी चीज़ पूछी जाती है तो देखिए आप ये कीवर्ड लिख दीजिए अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। अब 24 ने बता दी पावर कि भाई जब भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये लगता है कि किसी भी सूट को, अपील को, जो प्रोसीडिंग और ट्रायल चल रहा है, ऐसे कोर्ट जो उनके सबॉर्डिनेट है, ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबॉर्डिनेट है यहाँ पे C1 कोर्ट और ये C2 दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वहाँ पे, तो ये इसके लिए कुछ नहीं कर सकता जो इसके सबॉर्डिनेशन में, उसके लिए हाई कोर्ट भी अपने सबॉर्डिनेशन में जो कोर्ट है उनके लिए, ठीक है। तो उस टाइम वो उसको विड्रॉ करा सकता है सूट को, अपील को, ठीक है, किसी भी प्रोसीडिंग को, या ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी दूसरे ऐसे कोर्ट में जो उसके सबॉर्डिनेट है। अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट में ही कर सकता है, अपने सामने मंगवा सकता है, ठीक है। तो ये आपका 24 हो गया। 25 फिर कहता है सुप्रीम कोर्ट की पावर, ठीक है, किसकी पावर बता रहा है? सुप्रीम कोर्ट की पावर बता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर देखिए CRPC में हम पढ़ेंगे सेम चीज 406 में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट करेगा कैसे? भाई या तो एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन हो, किसकी? एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन हो। 406 के साथ बिल्कुल डिट्टो सेम है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा फाइन में डिफरेंस है और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए जब पार्टी ने एप्लीकेशन दे दी तो दूसरी पार्टी को नोटिस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज, अगर उसे सेटिस्फाइड हो जाता है कि फॉर द एंड ऑफ जस्टिस वो सूट या अपील या वो प्रोसीडिंग जो है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन ये जो एप्लीकेशन जाएंगी, चाहे वो CPC में जाए वो या वो CRPC में जाए, बाय मोशन विद एफिडेविट और अफर्मेशन, एफिडेविट के साथ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अगली चीज़ कि मान लीजिए भाई एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, 25 में पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई, या 406 में भी ये सेम चीज़ आएगी कि
अभी 406 को आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें फाइन की वैल्यू वहाँ 1000 या 2000 है। तो अगर कोई फ्रीवलस वैक्सियस एप्लीकेशन आ जाती है तो कंपनसेशन दिलाएगा सीपीसी यहाँ पे कितना, 2000 रुपीज से ज़्यादा का नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गए प्रोविजन आपके सीपीसी के, यानी 22 कहता है कि यस यू कैन आस्क फॉर ट्रांसफर। 23 कहता है वेयर टू फाइल एप्लीकेशन। 24 कहता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर्स, और 25 कहता है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स। सुप्रीम कोर्ट तो है सबसे पावरफुल। ये प्रोविजन सीपीसी के हैं टू ट्रांसफर अ सूट। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सीआरपीसी पे। सीआरपीसी 1973। अभी आप अपना सीआरपीसी का बेरेक्ट खोल लें और सीआरपीसी में आ जाए आप चैप्टर 31 पे, जो बात करता है 406 से लेकर के 412 तक अबाउट द ट्रांसफर ऑफ सूट। देखिए सीधी सी बात है, हायरार्की में चलिए, पहले कौन आएगा, पहले जो बड़ा है वो आएगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट। फिर कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या आता है, हाई कोर्ट। फिर उससे नीचे क्या आता है आपका सेशन कोर्ट। ये 3 सेक्शन आपके यहाँ मेजर इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों सेक्शन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, बाकी सेक्शन जो हैं वो भी हम पढ़ेंगे लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि ये हैं, ठीक है। पहले हम तीनों सेक्शन को डील कर लेते हैं। देखिए 406 किसकी पावर बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के इस सेक्शन में 3 सब सेक्शन दिए गए हैं। सबसे पहला सब सेक्शन क्या बताता है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट, ठीक है, ये बता रहा है। अब सेकंड यहाँ पे क्या बता रहा है कि एप्लीकेशन कौन देगा भाई, हु विल अप्लाई, बाय हुम एप्लीकेशन विल बी गिवन, एप्लीकेशन कौन देगा। और थर्ड यहाँ क्या बता रहा है कि भैया अगर डिसमिस हो गई, आपकी वैक्सियस है, फ्रीवलियस है, तो आपको फाइन लगाएंगे हम। ये 3 ही क्लोज हैं यहाँ पे, इन तीनों को थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। अपना बेरेक्ट खोलिए, सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी 1973। सबसे पहले 406 के सब सेक्शन 1 पर आइए, क्या कह रहा है, ओपन योर बेरेक्ट। जहां मैं आपको बताऊं प्लीज हाईलाइट कीजिए उन वर्ड्स को। Whenever it is made to appear to the Supreme Court that order under this section is expedient to the end of justice, किसके लिए, to achieve the end of justice, पहली चीज। It may direct, may को अंडरलाइन गोला बना लीजिए, यानी कि डिस्क्रिशनरी है। It may direct that any particular case or appeal be transferred from one high court to another high court। तो क्या सिर्फ हाई कोर्ट में होगा, नहीं, आगे की लाइन पढ़िए और उसको अंडरलाइन कीजिए। फ्रॉम अ क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू वन हाई कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इक्वल और सुपीरियर ज्यूरिसडिक्शन सबऑर्डिनेट टू अनदर हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट 1 है, ये हाई कोर्ट 2 है। यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका सीजेएम कोर्ट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसका केस डायरेक्ट यहाँ पे इसको भी कर सकता है और इसके सीजीएम कोर्ट को, यानी इसके इक्वल भी और इसको सुपीरियर भी, और डायरेक्ट कर सकता है विदाउट ट्रांसफरिंग टू हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बीच में तो कर ही सकता है। अब 406 का 2 क्या कह रहा है, अब ये बता रहा है कि एप्लीकेशन लगाएगा कौन, एमसीक्यू साइड से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अटॉर्नी जनरल कौन लगाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, या तो ये लगाएगा और पार्टी लगाएगी। अब यहां भी इसने एक चीज कह दी है कि ये एप्लीकेशन बाय मोशन आएंगी और इनके साथ एफिडेविट और अफर्मेशन लगेगा, बट अगर इसको अटॉर्नी जनरल लेकर आ रहे हैं तो एफिडेविट या अफर्मेशन नहीं चाहिए, पार्टी लेकर आ रही है तो यहाँ पे आपको एफिडेविट या फिर अफर्मेशन लेकर आना पड़ेगा, ठीक है।
अब 406 का 3 क्या कह रहा है? 406 का 3 आपको इतनी बात कह रहा है कि भैया वैक्सियस फ्रिवलेस लेकर आए तो हम आपके ऊपर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग। और यही चीज़ हम कहाँ पढ़ रहे थे? जब इसको हमने सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी में पढ़ा था। लिख लीजिए, रीड विद सेक्शन 25 सीपीसी। वहाँ पे दिया गया है 25 के सब सेक्शन 4 के अंदर कि 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो। सिविल केस में 2000 है और यहाँ पे 1000 है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि मान लीजिए आपने नोटिस नहीं दिया, आप एक केस लेकर आए। प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं दो चीज़ें, कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और आपने कहा कि जी मेरा केस क्या कर दो, ट्रांसफ़र करा दो। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा कि भाई नोटिस दिए थे दूसरी पार्टी को, ये सीपीसी या सीबी आपका सीआरपीसी दोनों में मैंडेटरी है। आपने कहा जी नहीं दिया था नोटिस, बोला बिना नोटिस के नहीं होगा, आप एक काम करो नोटिस दो। अब ये चले गए वापिस और ये नोटिस देकर आ गए और फिर से सुप्रीम कोर्ट आए कि बोले जनाब नोटिस दे दिया है, अब ट्रांसफ़र कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ट्रांसफ़र की पेटिशन आप कितनी बार लाओगे, लेकिन बार बार लाओगे, गलत लाओगे तो कोर्ट आपके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकता है, कॉस्ट इम्पोज आपके ऊपर किया जा सकता है। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट की पावर। अब हम आते हैं अपने हाई कोर्ट में। किसमें आते हैं? हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट की पावर कहाँ दी गई है? हाई कोर्ट की पावर दी गई है आपकी सेक्शन 407 में। अब हाई कोर्ट क्या कहता है? किसी भी फेयर ट्रायल के लिए फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, या कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो अनयूजुअल डिफिकल्टली है, भाई वो वहाँ पे उसको लोअर कोर्ट्स जस्टिफाई कर पाए ना कर पाए, इन दैट कंडीशन, तो यहाँ पे कोर्ट किसी को भी वो सूट ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन किसी का क्या मतलब है? हम एक चीज़ पढ़ते हैं ज्यूरिसडिक्शन, जैसे हमने सीपीसी में पढ़ा ना 15 से 20 तक, यहाँ भी एक चीज़ पढ़ते हैं हम फ्रॉम 177 टू 185। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 13 है सीआरपीसी का, जो ज्यूरिसडिक्शन बताता है। तो क्या हाई कोर्ट किसी ऐसे कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है जो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर सकता? तो आंसर होगा यस। और ये बात कहाँ कही गई है? देखिए ये सीधी सी बात है, जो अब आप सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं उसी का क्लोज आई जो है 1 है, क्लोज 1 में ये बात कही गई है। यानी कि आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन भी केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। वो किसी भी ऐसे क्रिमिनल कोर्ट को जो उससे सबऑर्डिनेट है उसमें ट्रांसफ़र कर सकता है। किसी भी पर्टिकुलर केस को कमिट करा सकता है, कहाँ पे? कोर्ट ऑफ सेशन में। या फिर किसी भी पर्टिकुलर केस या अपील को अपने सामने इटसेल्फ ही कैन ट्राई, खुद के लिए भी बोल सकता है कि भाई मैं इसको डिसीजन दूंगा। अब ये काम करेगा कैसे? देखिए सब सेक्शन 1 ने तो बता दिया कि क्या क्या करेगा हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ये काम करेगा कैसे? तो उसके लिए 407 का सब सेक्शन 2 है कि हाई कोर्ट यहाँ क्या करेगा। या तो वो रिपोर्ट पे काम करेगा, किसकी? लोअर कोर्ट की। भाई लोअर कोर्ट ने उसको रिपोर्ट दी कि जनाब ऐसे काम नहीं चले, इसको ट्रांसफ़र करो यहाँ से वहाँ, या आप अपने पास मंगाओ, तो ऐसे हो सकता है। या पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वाले में क्या था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था और पार्टी थी। यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट और पार्टी है, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, जब एडवोकेट जनरल क्या अप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसने लिखा है सब सेक्शन 2 में कि इनके उस पर किया जा सकता है, लेकिन एडवोकेट जनरल भी कर सकता है, ठीक है। एडवोकेट जनरल अगर यहां पे करेगा, अब आप डिफरेंस नहीं समझे वर्ड्स का। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे तो हमारे पास अटॉर्नी जनरल थे। कौन थे? अटॉर्नी जनरल थे। और जब हम स्टेट की बात करें, क्योंकि हाई कोर्ट है तो कहाँ स्टेट आ जाएगा? स्टेट में कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। यानी कोर्ट की रिपोर्ट, एडवोकेट जनरल या पार्टी, 3 चीजें ऐसी हैं जो एप्लीकेशन जा सकती है जहां से, समझ गए।
और यहाँ भी सेम चीज़ है कि अगर एडवोकेट जनरल लेकर आ रहे हैं, स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है और आपका सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है। तो एडवोकेट जनरल अगर वो लेकर आ रहे हैं तो उनको एफिडेविट नहीं चाहिए, पार्टी ला रही है तो बाई मोशन विद एफिडेविट और अफर्मेशन चाहिए ही चाहिए। क्या नोटिस जरूरी है? नोटिस बिल्कुल जरूरी है, और नोटिस का समय दिया गया 24 घंटे, 24 आवर्स। रिमेंबर दिस पॉइंट, 24 आवर्स नोटिस का समय है। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन भी है जहां पे नहीं चाहिए। अब मैं 407 सब सेक्शन 5 कर रहा हूं। नोटिस देना क्या कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है नोटिस बिना दिए काम चले? बिल्कुल है। अगर कोर्ट ने सुओ मोटू लिया है, ठीक है, बाय ओन मोशन अगर कोर्ट ने वो लिया है तो वहां पे नोटिस नहीं चाहिए। कोर्ट कैसे ट्रीट कर रहा था ट्रांसफर के केसेस को? बाय रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट, एडवोकेट जनरल की एप्लीकेशन पे, एग्रीड पार्टी की, और सुओ मोटू। तो अगर सुओ मोटू लिया है, बाय ओन मोशन लिया है तो नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि देखिए, अगर मान लीजिए सेम सेशन डिवीजन में आते हैं दोनों कोर्ट, ये हाई कोर्ट है, अब इसको सूट ट्रांसफ़र कराना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेशन डिवीजन जो थी वो सेम थी, इसी में एक क्रिमिनल कोर्ट 1, लोअर क्रिमिनल कोर्ट 1 और लोअर क्रिमिनल कोर्ट 2 है। अब ये इसको ट्रांसफ़र कराना है यहाँ, और पार्टी पहुँच गई हाई कोर्ट, तो क्या वहाँ जा सकती है? वेयर टू एप्लीकेशन सेक्शन 23 CPC, वैसे ही कुछ बात कह रहा है ये। नहीं, जब तक सेशन डिवीजन में एप्लीकेशन नहीं देगी, अगर सेशन डिवीजन ने रिजेक्ट कर दी है, उनकी बात नहीं सुनी है, देन ही कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते। अब लोअर कोर्ट में क्या करेगा? वो स्टे लगा देगा। क्या कर देगा? स्टे लगा देगा नीचे की उस पर। अब यहाँ भी फाइन कितना लगेगा? तो फाइन याद रखिए, यहाँ भी 1000 है। CPC में 2000 था, सुप्रीम कोर्ट में 1000 है, हाई कोर्ट में 1000 है। और जब आप कोर्ट ऑफ सेशन में जाएंगे 408 में, तो वहाँ ये फाइन 250 रुपये हो जाएगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। सेशन जज जो है, देखिए, किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे, लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पे, या एडवोकेट जनरल की उस पे, यहाँ पे क्या है, बाकी सारे के सारे प्रोविज़न आपके लागू होंगे 407 के। लेकिन बस फाइन थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा कि 250 रुपीज़ हो जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। 409 कहता है विड्रॉल ऑफ केसेज एंड अपील बाय सेशन जज। भाई देखिए, अब असिस्टेंट सेशन जज और CJM, आपको एक होमवर्क जरूर देता हूं मैं 407 और 408 में कि यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट 309 ऑफ CRPC, रीड विद ऑर्डर 17 ऑफ CPC। प्लीज़ इन दो चीज़ों के आप होमवर्क कीजिएगा। मैं इनको जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, दोनों ही एडजॉर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप प्लीज़ इन दोनों को अपने होमवर्क में इंक्लूड कर लीजिएगा। 409 आपका कहता है कि विड्रॉल ऑफ केसेज एंड अपील्स बाय सेशन जज। देखिए, सेशन जज क्या है कि अगर भाई कहीं से विड्रॉ कर सकता है अगर उसको लगता है किसी भी केस या अपील को जो उसके लोअर कोर्ट में है। 410 कहता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर, और 411 बात करता है आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर, जहाँ पे आपका DM और SDM किसी भी सूट को मेक ओवर कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए इन तीनों ही केसेस में अंडर सेक्शन 412 दे नीड टू रिकॉर्ड द रीजन, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफर ऑफ सूट्स इन द CPC एज वेल एज इन CRPC, देखिए लिंक करके पढ़िए एक दूसरे के साथ, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आप अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल्ड में आप पढ़ना चाहते हैं तो हम जूम के ऊपर, अगर आप मुझे सब मेल करते हैं या टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट करके बताते हैं, तो एक जूम पे हम इसका सेशन रखेंगे विद डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर 1 आवर। So please let me know about that and keep hard working.
टारगेट एक ही है, जज बनना है, उसको भूलना नहीं है, मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।